everybody. I hope you all are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. आज हम आ गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कंक्लूड करने. सो वी हैव टॉक्ड एवरीथिंग टिल द लार्ज इंटेस्टाइन. सो लेट अस रिकॉल इट फर्स्ट और उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So let us start with the recalling of the digestion that we have studied in our first session. तो हमने देखा था हमारे पास एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक कैनाल है जिसे हम डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल बुलाते हैं. तो एक तरफ से खाना अंदर जाता है, दैट इज फ्रॉम माउथ, एंड फ्रॉम एनस द वेस्ट प्रोडक्ट्स दे कम आउट. सो दिस इज द माउथ जहाँ से हम खाना अंदर लेते हैं, एंड फ्रॉम एनस ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स दे कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, तो मतलब जो भी खाना अनडाइजेस्टेड है या वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो अब यहाँ पर क्या होता है, लेट अस स्टार्ट विद द माउथ. माउथ में वी हैव वेरियस पार्ट्स लाइक द ओपनिंग, दे आर द लिप्स, देन वी हैव टीथ विच crush the food, then we have tongue which mixes this food, and we have the salivary glands, right? The three pair of salivary glands, they secrete their secretion that is called as saliva. So now this saliva gets mixed with the food. तो फूड के साथ ही सलाइवा को मिक्स करने में टंग हेल्प करती है, और अब ये खाना मिक्स होता जाता है और हम इसको च्यू करते जाते हैं, और फाइनली एक छोटा सा जब प्रॉपरली च्यू कर लेते हैं तो जो खाना बनता है दैट इज कॉल्ड एज बोलस. ठीक है, तो यहाँ पर सलाइवा में होता है एक एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, तो जब भी वर्ड अमाइलेज आएगा एंजाइम में, सो रिमेंबर ये हमारे स्टार्च की डाइजेशन करता है. तो स्टार्च को ये मॉल्टोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. तो हमारे माउथ में किस न्यूट्रिएंट की डाइजेशन शुरू होती है, तो हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टार्च की, या फिर कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो चुकी है. फिर हमने देखा कि जब हम स्वॉलो करते हैं, तो डू इट अगेन विद मी. तो आपने क्या किया, आपने जो आपकी टंग थी ना, उसको आपने ऊपर हार्ड पैलेट से टच किया. नाउ जब आपने हार्ड पैलेट से टच किया, तो अब जो बोलस बना था, जो एक मिक्सचर बना था, जो च्यू किया हुआ खाना था और जिसमें सलाइवा मिक्स था, वो सारा का सारा अब क्या होगा, अब आगे ईसोफेगस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. अब जब खाना ईसोफेगस की तरफ मूव करना शुरू होगा, तो यहाँ पर लायरिंग्स थोड़ा ऊपर उठेगा, और यहाँ पर क्या है, वी हैव टू ओपनिंग्स, राइट. सो लेट अस रिकॉल देम. तो ये क्या है, दिस इज द विंड पाइप. ठीक है, तो ये विंड पाइप ना कुछ ऐसी होती है. ठीक है, तो ये ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ है ईसोफेगस. तो यहाँ पर ग्लॉटिस आएगा. ग्लॉटिस इस वाली जगह को, इस पोर्शन को कवर कर देगा टेम्परेरीली, और खाना जो है वो विंड पाइप में ना जाकर ईसोफेगस में चला जाएगा. अब ईसोफेगस में खाना चला गया, तो ईसोफेगस में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, और ईसोफेगस में किसी भी तरह का फूड डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है. अब फर्दर खाना जो है वो जाता है स्टमक में. स्टमक में हमारा खाना ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए रहता है, और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. तो ये जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस. क्या सिक्रीट करते हैं ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को. ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं. ठीक है, इसमें होता है HCl, इसमें होता है पेप्सिनोजन, और इसमें हम तीसरा लिखेंगे म्यूकस. ठीक है, आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो वाटर एंड सम सॉल्ट्स लिखा हुआ है. सो लेट अस राइट म्यूकस ओवर हियर. ठीक है, ऑफ कोर्स वाटर, क्योंकि कोई भी चीज़ लिक्विड है तो सीधी सी बात है कि उसमें पानी तो है ना, वाटर कंटेंट तो है. तो वी विल राइट म्यूकस बिकॉज म्यूकस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इन स्टमक. तो अब खाना ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए यहाँ रहेगा. तो आपने अच्छे से खाना च्यू किया है. अब क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया, और गैस्ट्रिक जूस में HCl था, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये पूरी की पूरी कंडीशंस को एसिडिक बना देगा, और जब हमारे स्टमक में एसिडिक कंडीशंस बनेंगी, तो अब यहाँ पर 2 काम होंगे.
पहला काम क्या है, एक तो कंडीशंस एसिडिक बन गई तो जितने भी जर्म्स आए हैं ना हमारे खाने के साथ, जो हमने खा लिए हैं जर्म्स भी, उनको मार देगा हमारे एसिडिक कंडीशंस, ठीक है, जो HCl ने क्रिएट की हैं। और दूसरा काम है HCl का, ये जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, जहां पर भी एंजाइम के नाम के आगे जन वर्ड लगा हो, सो रिमेंबर दैट दैट इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो पेप्सिन है ये यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन को इनिशिएट कर देगा, ठीक है, व्हाट आई सेड, इनिशिएट कर देगा, कंप्लीट नहीं करेगा, बस यहाँ पर स्टमक में आके प्रोटीन्स डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में हुए थे, प्रोटीन्स हमारे स्टमक में हो गए, राइट, क्लियर है। तो अब यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू हो गई। बच्चों में ना यहाँ पर स्टमक में एक और एंजाइम होता है, दैट इज प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क में केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, केसिन भी क्या है, प्रोटीन है, तो उसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है दैट इज रेनिन। तो वो प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको भी HCl रेनिन में कन्वर्ट करेगा, और जो बच्चे खूब सारा दूध पीते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनके स्टमक में प्रोटीन्स को, इस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम रेनिन करेगा, ठीक है। अब देखो कंडीशंस एसिडिक बनी है ना, तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्टमक की वॉल्स को भी तो बचाएं, ऐसा ना हो कि हमारे स्टमक की वॉल्स ही डिग्रेड हो जाएं इन एसिडिक कंडीशंस में, क्योंकि pH जो है वो काफ़ी 2 to 3 pH आ जाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी ड्रॉप्ड pH, ठीक है। तो उस केस में जो म्यूकस है ना वो हमारी पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड को, या फिर वी कैन से द स्टमक की लाइनिंग को क्या करता है, कवर कर देता है, और कवर करने से अब डिग्रेड नहीं होती है हमारे स्टमक की वॉल, ठीक है। तो बात समझ आ गई सबका क्या फंक्शन है। अब इतना हुआ, अब हम आगे बढ़े, अब हमारा खाना यहां से, ये देखो यहां से निकला, दिस इज द पायरोलिक स्प्लिंटर, ठीक है, यहां पर कौन सा स्प्लिंटर होता है, दिस इज द पायरोलिक स्प्लिंटर। और यहां पर जहां पर ईसोफेगस से खाना स्टमक के अंदर आता है, यहां पर होता है कार्डियक स्प्लिंटर, ठीक है। तो अब ये जो पायरोलिक स्प्लिंटर है ना, ये एक तरह से ऐसे एक गेट है, ठीक है, ये एक गेट कीपर है कि भाई अब खाना जो है ना वो स्टमक से चला गया है इंटेस्टाइन की तरफ, अब ये खाना वापस से स्टमक में नहीं आएगा। सेम ही जो यहाँ पर स्प्लिंटर होता है वो भी ये इंश्योर करता है कि खाना एक बार ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, अब वो वापस नहीं जाएगा। बात क्लियर हुई। अब खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू DJI, and what is that DJI? So it is DJI, so duodenum, then jejunum and ileum, ठीक है। तो ये देखो यहां से शुरू हुआ, अब इस जगह पर जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है। तो DJI यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो हमने एक ग्लैंड कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 pairs of glands which are located in our mouth in this area, राइट, तो वो थे सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर हमने देखा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी थे हमारे स्टमक में। अब उसके बाद 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन की तरह एक तरह लोकेटेड होते हैं। द वन इज लिवर एंड द अनदर वन इज दिस लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज पैनक्रियाज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो लिवर है ना ये बाइल जूस सिक्रीट करेगा। ये जो बाइल जूस है ना ये इस हिपैटिक डक्ट के थ्रू आएगा और टेम्परेरीली इस बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और फिर ये इस डक्ट से होता हुआ ड्यूडेनम में सिक्रीट होगा। दूसरी तरफ ये जो पैनक्रियाज है, जो दूसरा ग्लैंड है पैनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन, दैट इज द पैनक्रियाटिक जूस, सिंपल इजी टू रिमेंबर, राइट, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। लिवर का बाइल है, पैनक्रियाज का तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो जूस है ना ये भी इधर ही सिक्रीट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। वो कौन सिक्रीट करेगा, सोचो of course the small intestinal walls itself, तो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं। तो अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पोर्शन है ना, है तो ये काफ़ी शॉर्ट सा पोर्शन, लेकिन इस पोर्शन में मतलब
अगर हम थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन देखें इट इज अराउंड 7 मीटर्स, और उसमें से ड्यूडेनम इज लाइक हार्डली 1 मीटर का एक पूरा एरिया है। इस ड्यूडेनम में ना बहुत सारा चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो मतलब बाइल जूस आएगा, वो क्या करेगा, वो फैटी एसिड्स को, मतलब बेसिकली फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। फिर दूसरी तरफ से पैनक्रियाटिक जूस आएगा जो फर्दर डाइजेशन करेगा। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस आएगा एंड फाइनली दिस इंटेस्टाइनल जूस विल डाइजेस्ट एवरीथिंग। तो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डाइजेशन। तो ड्यूडेनम में हमारी डाइजेशन खत्म हो गई है। इसका जो ज़्यादा डिटेल है ना वो आपको लास्ट सेशन में मिल जाएगा, कहाँ पर कौन से, क्योंकि अगर आप पैनक्रियाटिक जूस देखो ना तो उसमें बड़े सारे एंजाइम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में भी कब कौन किसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट सेशन को एक बार देख लेना। तो बेसिकली जो हमारी डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ड्यूडेनम। उसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम है तो अराउंड 2 मीटर्स का एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता है। उसके बाद खाना पहुँच जाता है द लास्ट पार्ट, दैट इज इलियम। इलियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पर ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड की, ये क्या होने लग जाते हैं, एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो अब हमने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया था। जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल यूजुअली लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, बाकी सब लिवर में जाता है और लिवर में ही अब फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो आज जो अब हम शुरू करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम दिस एसिमिलेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो शुरू करें फिर एसिमिलेशन ऑफ फूड। नाउ द एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो अगर हम फूड की एसिमिलेशन की बात करें तो फूड एसिमिलेशन बेसिकली होता क्या है? एसिमिलेशन होता है कन्वर्जन ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड इनटू द बॉडी मटेरियल। मतलब वो फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है, तो कौन सा क्या डाइजेस्ट हुआ था, तो हमारे जो कार्ब्स थे वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए थे, जो हमारे प्रोटीन्स थे वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, देन हमारे पास क्या था, फैट्स थे जो कन्वर्ट हो गए थे इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये जो सिंपलेस्ट डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फूड था ना, अब ये बॉडी मटेरियल में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो हमें पता है कि हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू ये एब्जॉर्ब्ड खाना जाता है। फर्स्ट इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो शुगर को, अमाइनो एसिड्स को, इवन विटामिन्स और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें लेसिटिल्स आते थे, वो फैट्स और ग्लिसरॉल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और गट में एब्जॉर्ब करा देता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर ना हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन पढ़ा था, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी, दैट इज लिवर। तो लिवर का जो वेट है ना, इट इज अराउंड 1.5 kgs। ठीक है, और ये कुछ ऐसे लाल रंग का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी में राइट साइड पर होता है। ठीक है, तो हमारे स्टमक के जो एब्डोमेन के एक्चुअली बिल्कुल नीचे एक बड़ा सा ऑर्गन होता है लिवर। अब ये जो लिवर है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितना भी शुगर आया है, शुगर इन द सेंस जो ग्लूकोज आया है, ये ग्लूकोज लिवर में जाएगा और लिवर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, सो जब हम ना रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ना हम एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट। यहां पर टर्म्स को ध्यान से देखना, ग्लाइकोजेनेसिस, तो यहां पर ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना।
ठीक है। और जब हमारी बॉडी को, मतलब अब ये टेम्परेरीली ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हमारी टिश्यूज को, हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो ग्लूकोज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब ये रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड glycogenolysis. Now the meaning of this word is splitting या break करना, ठीक है। meaning of this word genesis is to construct, बनाना, ठीक है। तो यहां पर ग्लाइकोजन बन रहा है और यहां पर ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है। बात समझ में आ गई? टर्म्स याद रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये वाला वर्ड, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इस वर्ड का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या फिर स्प्लिटिंग, ठीक है। तो स्प्लिटिंग से बेटर अगर हम यहाँ पर वर्ड ब्रेकडाउन यूज करें, सो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। तो हम स्प्लिटिंग नहीं, ब्रेकडाउन बोलेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म समझ आई, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ब्रेक होना, राइट। तो ये सब कुछ लिवर में होता है। उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड्स भी पहुंचे होते हैं लिवर तक बाय हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब जब भी वर्ड हिपैटिक आता है ना, जैसे गैस्ट्रिक होता है तो इट इज रिलेटेड टू स्टमक, जब वर्ड हिपैटिक आता है इट इज रिलेटेड टू योर लिवर, ठीक है। याद रखना, ये हम काफ़ी छोटी क्लासेस से हम ये टर्म्स पढ़ना शुरू करते हैं। जब वर्ड कार्डियक आता है तो सोचो कार्डियक, इट इज रिलेटेड टू आवर हार्ट। तो दीज आर सर्टेन वर्ड्स विच आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। याद रहेगा ना? कोई डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछ लेना। नाउ कमिंग ऑन टू लिवर, लिवर में अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स पहुंच चुके हैं। तो अमाइनो एसिड्स एक रॉ मटेरियल हैं जो जहां पर ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड अपनी चेन बना के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं ना, बेसिकली ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, प्रोटीन्स नहीं, अमाइनो एसिड स्टोर नहीं होते हैं। तो जितना यूज हुआ उतना यूज हुआ, बाकी जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे लिवर में ब्रेक हो जाते हैं और वो एमिनेशन हो जाती है उनकी, मतलब कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उनमें होता है नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। अब इस डीएमिनेशन के प्रोसेस में नाइट्रोजन ग्रुप को हम रिमूव करते हैं और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उससे यूरिया बन जाता है एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। और अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, जो इस अमाइनो एसिड से जो बचा हुआ पार्ट है वो बना देता है ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अमाइनो एसिड भी समझ आ गया। अब क्या बचा था? अब बचे थे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो मतलब जब फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ना ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ था फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द इलियम, तो ये आया था कहाँ से? ये आया था थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय गट एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू इंटेस्टाइनल विलाए एंड थ्रू इंटेस्टाइनल विलाए एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। Now the thoracic duct of the lymphatic system, so thoracic word is related to this, ठीक है, this portion. So it empties into the large vein carrying blood to the heart. तो ये जो बड़ा सा हमारा thoracic duct होता है ना, ये खाली होता है, मतलब इसका जो ब्लड है या फिर इसमें जो आसपास जो चीज़ें होती हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में आती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है? हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है। तो ब्लड जो है वो तो फ्लो करता है इनसाइड आर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। लेकिन कुछ ब्लड जो है ना वो इन कैपिलरीज से निकल के, नॉट एग्जैक्टली ब्लड बट कुछ कॉम्पोनेंट्स ब्लड से, जैसे कि फैट्स हैं, ये लीक हो जाते हैं इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। और अब इंटरसेलुलर स्पेसेस से ये जो लीक्ड लिक्विड कंटेंट है ना, जिसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे फैट्स हैं, ये एंटर हो जाते हैं इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में इन लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये हमारी लिम्फेटिक सिस्टम
सिस्टम में आएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम से इनको मेजर हमारी जो वेन्स होती हैं उनमें डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा जो लीक हो गया था ना सिस्टम, लिक्विड, इस लिक्विड को वापस से ब्लड सर्कुलेशन में आना पड़ता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है? उसमें हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये हमने आई थिंक क्लास 8 में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब कुछ फैट्स जो हैं वो मतलब ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं ये हमारी बॉडी यूज़ करती है कुछ कंपाउंड्स बनाने में। अब जो बच जाता है वो फैट कहाँ जाता है? तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग बिल्कुल पतले होते हैं, कुछ लोग थोड़े हेल्दी होते हैं। तो जो हेल्दी होते हैं ना, उनकी बेसिकली हमारी जो स्किन है, मैं सिर्फ हेल्दी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ या फिर सिर्फ पतले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो हमारी स्किन के नीचे एक लेयर बना देता है, एंड दैट इज़ द सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। तो वो होता है ना कि बहुत ठंड है लेकिन जो मोटे इंसान है ना उनको ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो फैट डिपोजिशन होता है, और ये जो फैट डिपोजिशन होता है ना वो उनकी बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। अब कुछ जो है वो कुछ जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट है, तो वहाँ पर हार्ट है, लंग्स हैं, वहाँ पर ये फैट स्टोर हो जाता है, क्लियर। तो बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए क्योंकि हार्ट इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार ज़्यादा फैट को कंज्यूम करने से, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो this was all how this food gets assimilated in our body, how it gets converted into various forms, how it is stored in our body and how it is used in our body. अब इस चैप्टर की कंक्लूजन जो है ना वो कुछ एक्सपेरिमेंट से होगी, जो ऐसे कुछ हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। तो शुरू करते हैं विद सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन। So let us start with the first experiment, the action of saliva on starch. तो हमने क्या करना है, हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने डाल दिया है थोड़ा सा स्टार्च, ठीक है। तो हमने 1% स्टार्च सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो 1% स्टार्च सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों में ही थोड़ा थोड़ा हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि दिस इज से टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी। अब ए टेस्ट ट्यूब को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, मतलब बी टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रहने देंगे और ए टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा सलाइवा ऐड कर देंगे, ठीक है। सलाइवा कलेक्ट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, एंड आफ्टर 30 मिनट्स व्हाट वी विल डू, वी विल पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे यहाँ पर दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे तो हम देखेंगे कि बी में कलर चेंज हो गया, विच शोज द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द स्टार्च, लाइक द स्टार्च इज प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब ए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर सलाइवा ऐड किया था। सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, इस सलाइवरी अमाइलेज में क्या होगा, इस सलाइवरी अमाइलेज में जो मतलब ये जो एंजाइम खुद ही है वो स्टार्च की डाइजेशन शुरू कर देगा और उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि स्टार्च बचा ही नहीं है तो हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई कैसे हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया? बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास एक आयोडीन सॉल्यूशन हो तो आप बहुत ही इजीली ये पूरा का पूरा स्टार्च सॉल्यूशन बनाना है और आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है, दैट्स इट। लेट अस टेक आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड द एक्सपेरिमेंट इज द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग वाइट। तो एग का जो वाइट वाला पोर्शन होता है हम वो लेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम अराउंड 500 ml ऑफ वाटर डालेंगे। अब ये जो एग वाइट है इसको इस बीकर में ऐड कर देंगे, ठीक है। एग वाइट को अच्छे से इसको स्टर करेंगे। तो जब अच्छे से स्टर करेंगे तो इसमें ना वाइट सा क्लाउडी सा एक वाटर मिल जाएगा हमें, ठीक है। हम इसको फिल्टर आउट कर लेंगे क्योंकि हमें वो बड़े बड़े एग के लम्प्स नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट दैट प्रोटीन पोर्शन। ये जो एग वाइट होता है ना इसमें खूब सारा प्रोटीन होता है। तो अब बीट करने से, स्टर करने से हमें वो एग प्रोटीन मिल चुका है। तो हमने क्या किया, वो जो क्लाउडी सा वाटर था वो लिया और अब उस क्लाउडी वाटर को हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में भी, सो लेट अस मार्क इट एज A, B, C एंड D। तो अब क्या करेंगे, जो A टेस्ट ट्यूब है इसमें हम डालेंगे पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, कहां पर था पेप्सिन एंजाइम, रिकॉल, स्टमक में था, गुड। अब B में हम क्या करेंगे, HCl, कहां पर था, ये भी था स्टमक में। तो डू यू रिमेंबर द गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस के ये दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। और कहाँ पर होता है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में सिक्रीट होता है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में पहली वाली दोनों चीजें डाल देंगे, सो वी विल पुट HCl एंड पेप्सिन बोथ। लास्ट में अब ऐसा क्या करें कि थोड़ा अलग हो जाए, तो लास्ट में हमने क्या किया, HCl तो डाला ही है, साथ में हमने बॉइल्ड पेप्सिन डाल दिया है। ठीक है, सो कैन यू रिकॉल what characteristics of enzymes we have studied? If you are able to recall it, you will answer this correctly. तो क्या आप मुझे बताओगे कि वो कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें अब जो पूरा मिक्सचर है वो व्हाइट हो जाएगा? सोचो। अब हमने क्या करना है, अब इन चारों ही टेस्ट ट्यूब्स को 35 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। सो दिस इज द टेम्परेचर एंड द टाइम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो रिकॉल करो सबसे पहले एंजाइम की प्रॉपर्टीज। ठीक है, बाकी सब बाद में करेंगे। एंजाइम की एक प्रॉपर्टी ये थी कि कैरेक्टरिस्टिक ये था कि वो एक सूटेबल टेम्परेचर पर ही एक्ट करता है, मतलब अगर आप बहुत कम या बहुत बढ़ा दोगे तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो एंजाइम्स होते हैं ना वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे, ऑल्दो इट इज नॉट required over here, but it was one of the characteristic। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि जब भी हम एक टेम्परेचर जो है ना वो मतलब उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं तो एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब वो अपनी शेप वो टूट जाते हैं और वो अब उनका एक्शन नहीं होता है। तो अब हमने क्या किया था, अब ये तो हम पूरा स्टमक वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई सच में पेप्सिन ऐसा काम करता है स्टमक में या नहीं करता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो पेप्सिन डाल दिया A में, तो हमने बोला यार इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरा हमने HCl लिया था, तो HCl तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एग वाइट में हम प्रोटीन की डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम थर्ड में आए तो थर्ड में हमने देखा कि हमने पेप्सिन भी डाला था और HCl भी डाला था। तो रिकॉल करो स्टमक की कंडीशन, तो HCl आता है तो वो एनवायरनमेंट को एसिडिक करता है, पेप्सिन जो है इसी एसिडिक कंडीशन में क्या करता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू करता है। हो गया ना, प्रूव हुआ ना। तो इसमें ये जो ब्लू सा सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा और ये एकदम आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो क्लियर सॉल्यूशन है ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर प्रोटीन्स की डाइजेशन भाई हो चुकी है। तो वो जो क्लाउडी वाइट था उससे क्लियर वाइट सॉल्यूशन अब हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लास्ट वाला केस देखें तो हमने तो यहाँ HCl भी डाला था, हमने तो यहाँ पेप्सिन भी डाला था, लेकिन पेप्सिन को हमने क्या किया था, हीट कर दिया था। तो भाई जब हमने उसको बॉयल कर दिया तो बॉइलिंग इज एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इन एंजाइम्स का जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसकी बात करें सो इट इज़ अराउंड जस्ट 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। अबव 40 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी में एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, वो अपनी शेप लूज कर देते हैं और जो उनको काम करना होता है रिएक्शन को कंप्लीट कराना, रिएक्शन को स्पीड अप करना, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इस सिचुएशन में भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ आई। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें। सिंपल था ना, स्टमक में क्या हो रहा है समझ आ गया हमें। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये शो करना है द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी ऑन एन एंजाइम रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था सेम वही एंजाइम ले लेंगे, पेप्सिन। तो ये चार तो हम देख चुके हैं, A में कुछ नहीं हुआ, B में कुछ नहीं हुआ, C में जो हमारा पूरा क्लाउडी सस्पेंशन था या सॉल्यूशन था वो क्लियर वाइट हो चुका था, D में कुछ नहीं हुआ। अब हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा E ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर E वाले में हम सोडियम बाइकार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है जो कि कंडीशंस को अल्कलाइन रखता है, एसिडिक नहीं होने देता। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर भी वो एग वाइट वाला ही सस्पेंशन लिया था, सॉल्यूशन लिया था, जो एक क्लाउडी सॉल्यूशन था। अब इस एग वाइट वाले सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर पेप्सिन भी डाल दिया, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट तो डाला ही और हमने पेप्सिन डाल दिया कि भाई ये जो एग का जो प्रोटीन है ना, इसको डाइजेस्ट करा दो। बट हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे एक्ट करता है एंड दोज कंडीशंस आर द एसिडिक वंस, नॉट द अल्कलाइन वंस। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि पीएच, अगर टेम्परेचर ज़रूरी है तो पीएच भी ज़रूरी है, तो उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच है, उसी पर वो एक्ट करेंगे। Am I clear to everyone? कोई डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। सो देयर आर सम प्रैक्टिकल्स दैट वी कैन डू ऑन आवर फूड प्रोडक्ट्स। सो अगेन सम टेस्ट। तो इसमें हम सबसे पहला ग्लूकोज के ऊपर टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं विच इज द फेलिंग्स सॉल्यूशन, जिसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज या शुगर के ऊपर टेस्ट है। तो हमने क्या किया, मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये सॉल्यूशन डाला विच इज अ ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, और अब हमने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा ग्लूकोज। अब क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब का इफ दिस इज द माउथ, वी विल होल्ड इट समथिंग लाइक दिस। अच्छा, जब भी हम उसको हॉट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब को, वी नेवर होल्ड इट विद आवर हैंड, वी ऑलवेज यूज सम होल्डर्स जो हमें हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। तो हम इसको, इसके माउथ को खुद से दूर रखते हुए इसको हीट करेंगे, और इसमें जैसे ही बबल बनना शुरू होंगे हम इसको हटा लेंगे। ठीक है, इसको बॉयल नहीं करना है। अब इसको हमने हटा लिया। अब हम देखेंगे धीरे धीरे ये जो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और द शुगर सॉल्यूशन। नाउ द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए हम सेम ही चीज लेंगे, क्या? एग। तो हम बॉइल्ड एग वाइट लेंगे। ठीक है, तो बॉइल्ड एग वाइट के छोटे छोटे पीसेस लेंगे। इन पीसेस को हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, और इन पीसेस को टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद वी विल पुट द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो जब भी हम किसी एसिड के साथ डील कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो अब हमने HNO3 डाल दिया। अब ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, जेंटली इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे और फिर इसको लाएंगे और टैप वाटर के नीचे इसको ठंडा कर देंगे। अब हमें कितना HNO3 डालना है, हमें इतना डालना है कि ये जो हमारे पीसेस है ना एग वाइट के, ये पूरी तरह कवर हो जाएं। अब ये गर्म करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, इसको साइड में रख देंगे। अब हम देखेंगे जब हम इसको ठंडा कर रहे हैं उस टाइम पर पहले इसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स, वाइट एक तरह से वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे। जब ये ठंडी होती जाएगी तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और जब फाइनली हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो येलो से ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इज क्लियर। नाउ this is the test for fats and proteins. So what we will do, I have taken this plain paper, plain white paper, and I have to test whether this particular ghee has fats in it or not. तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें लिखा है so approximately like 9.5 grams of fat is there. So let me check. How will I do that? So I will take a spoon. I'll dip a spoon a bit. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि खाना भी है तो वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, now I will put some ghee on this paper. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस पेपर के ऊपर घी डाल दिया है। अब क्या होगा, अब मैं इसको ज़रा थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ। नाउ इफ़ आई सी इट अगेंस्ट द लाइट, कैन यू सी दिस ट्रांसल्यूसेंट पैच? कैन यू सी दिस? बीच में एक आपको पैच दिखाई दे रहा है। तो व्हेन यू एक्सपेरिमेंट इट आउट एट योर होम, यू विल फाइंड दिस ट्रांसल्यूसेंट पैच, जहाँ से बाकी एरिया देखोगे ना, जो बाकी एरिया है वहाँ से इतनी लाइट पास नहीं हो रही है जितनी आपको इस पैच से लाइट पास होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? बिकॉज दिस शोज, बिकॉज देयर आर फैट्स एंड नाउ दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। फैट्स
को जब भी हम एक प्लेन पेपर पर रब करते हैं तो वो हमारे वाइट पेपर को ट्रांसल्यूसेंट बना देता है, एंड द conversion of this paper into the translucent paper shows the presence of fats in that particular food. ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक प्लेन पेपर लेना है. ठीक है, तो हमने एक प्लेन पेपर लिया. ठीक है, so we have a plain paper. We will rub anything, like you can rub groundnuts, right? You can even do it with walnuts. ठीक है, आप बटर के साथ, घी के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो. तो जब आप इस पेपर को रब करोगे तो क्या होगा, एक ट्रांसल्यूसेंट सा पैच बन जाएगा व्हेन यू विल सी इट अगेंस्ट द लाइट, राइट? तो दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द पर्टिकुलर फूड आइटम. I hope I am clear to you. Now, before we wrap up this session, let me ask you some questions. So, the question number 1 is why there is no enzyme to digest vitamins. तो vitamins जो होते हैं ना, कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. So, either they are water soluble or they are fat soluble. ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, तो ये ऐसे विटामिन होते हैं, इवन द फैट सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इन सम और द अदर काइंड, एंड बोथ ऑफ देम दे नीड नो डाइजेशन. ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, सो दे गेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, right? Now they get directly absorbed, so directly they are used by our body cells. So the next question is, why is small intestine the most important organ of the digestive system? क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पर खाना डाइजेस्ट तो हो रहा है, साथ में यहाँ पर खाना एब्जॉर्ब भी हो रहा है. तो जितना भी खाना हमने खाया है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके अब हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट दैट इज इलियम में जाकर विलाय से सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया है और हमारी बॉडी अब इसको यूज कर पा रही है. इसीलिए दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. So this was all from our today's session. I hope you understood all the concepts from the chapter. If you have any doubts, please ask them on Ask Question section. We'll meet next time. Till then you all take care, and as you all know, learn हो मतलब free है पर best है.